हेलो दोस्तों, आप सभी ने संविधान पढ़ा। संविधान सभा कैसे बनी और हमने पढ़ा कि बेटा संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां क्या है, तो एक जैसे किताब स्टार्ट होती है तो चैप्टर वाइज लिखा रहता है, उसी तरीके बेटा संविधान आपका पढ़ने से पहले अनुसूचियों को पढ़ना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं अनुसूचियां कितनी है और क्या कितना सब्जेक्ट रखा गया इनके अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं बेटा संविधान की परम अनुसूचियां। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब जब संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान जब लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी बेटा 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तब जो बेटा अनुसूचियां थी उनकी संख्या 8 थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी बेटा? 8। वर्तमान में अगर हम बात करें बेटा, वर्तमान में जो आपका अनुसूचियां हैं, वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो बेटा उनकी संख्या 12 है। अभी कितनी हो गई? 12। यानी संविधान जब बेटा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जब संविधान हमारा लागू हुआ तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसका हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम जो अनुसूची है बेटा, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ मतलब यहाँ पर बेटा केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में बेटा जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं, और बेटा जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश भाई कितना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा एक प्रकार का राज्य होता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब हम युद्ध से अगर किसी क्षेत्र जीरो, अभी जीरो है हमारे पास, हालांकि हमने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ 1971 में, बांग्लादेश बना। अगर हम चाहते उस पर अधिकार करना तो अर्जित क्षेत्र हमारा एक हो जाता, लेकिन हमारे जो है विदेश नीति में ऐसा कुछ है नहीं, और हमारी देश की ऐसी जो है संकल्पनाएं भी नहीं है, तो इसलिए अर्जित क्षेत्र आज तक क्या है? जीरो है। तो प्रथम अनुसूची में बेटा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कब्जा कर लिया गया, युद्ध के दौरान मिल गया, एक गिफ्ट मिल गया हमको अलग, ठीक है। अर्जित क्षेत्र हमारे पास जीरो है। समझ में आई बात बेटा? तो पहला जो आपका अनुसूची है उसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। आइए दूसरा देखते हैं। जो बेटे दूसरी अनुसूची है संविधान की, दूसरी जो अनुसूची है बेटा संविधान की, दूसरी अनुसूची में कहा गया है जो बेटा संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद जिनका संविधान में उल्लेख मतलब बेटा संविधान में लिखा हुआ है। संवैधानिक पदों पर जो है आपका जो लोग हैं, संवैधानिक पदों की वेतन है, वेतन भत्ता और पेंशन, वेतन भत्ता और पेंशन रखा गया, वेतन भत्ता और पेंशन रखा गया। दूसरी अनुसूची में जो रखा क्या गया बेटा, जो संविधान में पद है, यानी संविधान में जो आपका पद बनाए गए हैं, जैसे कि बेटा प्रधानमंत्री है, मंत्री है, और बेटा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना, कैग है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, जो संविधान में लिखे गए पद हैं उनकी वेतन भत्ता पेंशन रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ मैं बेटा पदों के आपका बता देता हूं। जैसे कि बेटा राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख पर मंथ होती है। कितनी होती है बेटा? 5 लाख पर मंथ। उपराष्ट्रपति जो होता है बेटा, उपराष्ट्रपति जो होता है बेटा, उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख पर मंथ होती है। और आप ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। संसद के 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस को बोलते हैं बेटा राज्यसभा, उच्च सदन। सभापति उसके जो अध्यक्ष होते हैं, यानी सभापति जो राज्यसभा के होते हैं वही राष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, सभापति के रूप में 4 लाख पर मंथ। एक होता है बेटा लोकसभा हाउस, तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है बेटा, उसको भी 4 लाख पर मंथ वेतन दिया जाता है। आगे ध्यान समझिए बेटा, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो वेतन हो बेटा 1,60,000, 1,60,000। आगे बेटा ध्यान रखिए, जो कैग होता है भारत का, सीएजी का मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
उसकी जो सैलरी होती है बेटा वो 2,80,000, 2,80,000 होती है। आगे समझो बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुखिया हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो बेटा मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कितनी होगी? तो 2,80,000 होगी। उनकी सैलरी कितनी होगी? 2,80,000। अगर हम बात करें बेटा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जो और बचे हुए जो आपका मतलब बेटा बचे हुए अन्य न्यायाधीश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुखिया होगा, बाकी सब तो अन्य न्यायाधीश ना, तो उनकी सैलरी बेटा 2 लाख जो है आपका 50,000, 2,50,000। बात समझ रहे हैं बेटा? तो 2.5 लाख मुख्य न्यायाधीश की होती, सीजीआई की, और जो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं उसकी, 2.5 लाख जो है आपका अन्य न्यायाधीश की, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000। आगे देखो बेटा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, हाई कोर्ट का जो बेटा मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सैलरी 2,50,000। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, यहाँ तो 160 न्यायाधीश काम करते हैं, उनमें जो मुखिया है, सबसे प्रमुख जो न्यायाधीश है, उसकी सैलरी बेटा 2,50,000। और देखो बेटा आगे, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है बेटा 2,25,000, 2,25,000। और याद रखिए बेटा, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं बेटा, उनकी सैलरी होती है 3,50,000 पर मंथ, 3,50,000 पर मंथ। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो बेटा आपका सैलरी होती है वो 2,50,000, 2,50,000। तो सीधा सीधा कुछ मैंने बेटा संवैधानिक पद जिनका संविधान में उल्लेख है उनकी सैलरी लिख दी है आपके सामने। तो दूसरी अनुसूची कहती है संवैधानिक पद जो है उनका वेतन भत्ता पेंशन। आपसे पूछा जाएगा दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता पेंशन है। पहली में क्या है? संघ और यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में चर्चा है। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची, संविधान की जो बेटा तीसरी अनुसूची है उसमें बेटा शपथ व प्रतिज्ञान है। शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान। शपथ का मतलब जैसे कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, और ये शपथ प्रतिज्ञान किसका है? संवैधानिक पद जो है। संवैधानिक पद का मतलब बेटा जो संविधान में जिन पदों का उल्लेख है उन्हीं का। तो शपथ प्रतिज्ञान, शपथ प्रतिज्ञान जैसे कि मैं आमुख व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि निरंतर भ्रष्टाचार करूंगा, ऐसा और लिखा नहीं रहता। ये क्या है? प्रतिज्ञान है, स्वरूप है कि कैसे वो खड़े होके जो है किसके सामने शपथ अपनी ग्रहण करेगा, उसे बोलते हैं प्रतिज्ञान। ठीक है बेटा, बाकी जो बोलता है वो शपथ है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है संवैधानिक पदों की। आपको बेटा इतने याद रखना, जितने पद इधर लिखे हुए हैं सभी की शपथ इसमें नहीं है, 3 लोगों को छोड़कर। किनकी नहीं है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो शपथ है बेटा, राष्ट्रपति जो शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ, वो बेटा ध्यान रखिएगा वो अलग से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 60 में। किसमें बेटा? अनुच्छेद नंबर 60। उपराष्ट्रपति की जो बेटा, उपराष्ट्रपति का एक पद है जिसकी शपथ जो है बेटा अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 69 में रखी गई। और राज्यपाल, और बेटा राज्यपाल, राज्यपाल जो बेटा शपथ है उसको भी अनुच्छेद के तहत बताया गया है। वो अनुच्छेद है 159 अनुच्छेद। कौन सा? 159 अनुच्छेद। ये जो बेटा 3 पद हैं, ये जो बेटा 3 पद हैं, इन 3 पदों की सैलरी अलग रखी गई है, नहीं तो बाकी जितने पद आपको लिखे उधर दिखाई दे रहे हैं सभी की सैलरीज और बेटा सभी की शपथ और जो है बेटा प्रतिज्ञा सब किसमें रखा गया? अनुसूची नंबर 3 में। तो तीसरी अनुसूची बताती है कि भारत में जो संवैधानिक पद है उनकी शपथ कैसे। इतना बात आपको समझ में आई बेटा? अब आगे बढ़ते हैं हम और चौथी अनुसूची को जानते हैं। चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं। अब अगली अनुसूची देखते हैं, अनुसूची नंबर 4 में क्या है। तो अनुसूची नंबर 4 बेटा, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में दोस्त क्या रखा गया है? तो बच्चा ध्यान समझो, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा सीटों का क्या है बेटा? बंटवारा। राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। आवंटन का मतलब होता है बंटवारा दोस्त। आवंटन का मतलब बेटा बंटवारा। तो बंटवारा जो है अलग अलग राज्यों में, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा सीट है जनसंख्या के आधार पर। तो सर्वाधिक जो आपका सीट है यूपी में है। यूपी में बेटा 31 सीट है राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है राज्यसभा की? 31 सीट है।
अगर आप पूछा जाए राज्यसभा सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 4 में। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 में बेटा, अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और बेटा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बेटा प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा है, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा है। तो अनुसूची नंबर 5 एससी एसटी के प्रावधानों से जुड़ी है, अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा सीटों के बंटवारों को बताती है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 जो है बेटा, इसमें पूरी राज्यों के, भारत के जो पूर्वी राज्य, पूरी राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, पूरी राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, पूरी राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। इसमें बेटा 4 राज्य ऐसे हैं, इसमें बेटा 4 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा। असम है बेटा, इसमें बेटा त्रिपुरा है, इसमें बेटा मेघालय है और बेटा इसमें मिजोरम है। ये 4 राज्यों का शासन व प्रशासन, इसको नहीं याद होता तो ऐसे याद रख लीजिए ATM 2, क्योंकि M 2 बार आया है तो ATM 2 करके आप याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो जो बेटा 6वीं अनुसूची है उसमें पूर्वी राज्यों प्रशासन व नियंत्रण है, 4 राज्यों के शासन प्रशासन के बारे में, नियंत्रण के बारे में बताया गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है कि यहाँ पर कोई माइनिंग करने गया या यहाँ के जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल उनकी आज्ञा के बिना कोई भी केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार हो नहीं कर सकती है। बात क्लियर हुई इतना। 6वीं अनुसूची पूरी राज्यों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, नियंत्रण के बारे में, यानी विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 कहती है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध का मतलब बेटा जहां केंद्र और राज्य का संबंध थोड़ा दिखाई पड़े। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं केंद्र राज्य संबंध, जैसे हमारे यहाँ डाक होती है, डाक, डाक में जो आपका बेटा डाक जो है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन वहां जो पुलिस लगती है हमारे यहाँ की लगती है। जैसे बेटा रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन पर जो आपका रेलवे पूरी पूरी केंद्र की है, लेकिन वहां जो DRP अलग से पुलिस, जो राज्य की पुलिस लगती है रेलवे के लिए, वो बेटा जो है आपका केंद्र राज्य संबंध दर्शाती है ना। तो केंद्र राज्य संबंध, जैसे SBI बैंक है, वहां पर SBI बैंक किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार का है, लेकिन वहां पर जो पुलिस है वो स्टेट पुलिस है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के लिए हमारे जो बेटा भाग में पूरे 22 भाग है संविधान, वहां भाग 1 जो है 11 केंद्र राज्य संबंध, उसमें भी बताया गया विस्तार तरीके। वहां 3 अनुसूचियों की बात की गई है। कितनी अनुसूचियों की? 3 अनुसूचियों की बात की गई केंद्र राज्य संबंध के लिए। एक होती बेटा संघ सूची, एक कौन सी होती है? संघ सूची। संघ सूची में बेटा वर्तमान में 100 विषय हैं, 100 विषय। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इस पर केवल केंद्र कानून बनाएगा। कानून कौन बना सकता है? केवल केंद्र। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं जिसपे केंद्र सिर्फ क्या करेगा? कानून। संघ सूची विषय जैसे जितने भी सेंटर, जैसे डिफेंस हो गया बेटा, कम्युनिकेशन हो गया, या कृषि, जैसे बेटा जो आपका डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मतलब आप इस तरीके समझिए जितने भी मंत्री होते हैं, उनके मंत्रालय होते हैं, उन सभी जो आपका मंत्रालय जो आएंगे किसमें आएंगे? संघ सूची के विषय में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला समझिए, अगला राज्य सूची है। राज्य सूची में बेटा 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61। पहले 66 थे, 5 विषय समवर्ती जोड़ दिए गए। ठीक है, 61 विषय हैं। इस पे राज्य, केवल राज्य कानून बना सकता है, केवल राज्य। एक होता है बेटा समवर्ती सूची, एक होता है समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट जो है आपका, इसमें जो है बेटा 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। 66 विषय इसमें थे, 47 इसमें थे, इसमें बेटा 5 इधर आए हैं तो 47, 5, 52। इसमें बेटा केंद्र प्लस राज्य दोनों, केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। तो ये बेटा समवर्ती सूची वास्तविकता में जो है आपका केंद्र संबंध दर्शाती, क्योंकि दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची के विषय जैसे बेटा याद रखना है तो उत्तराधिकार है, गोद लेना है, गोद लेना, उत्तराधिकार, विवाह,
ऐसे विषयों पर जो है आपका कानून संवर्ती सूची कोई भी बना सकता है, केंद्र राज्य। और राज्य सूची विषय जैसे पुलिस हो गया, वाणिज्य हो गया, है ना बेटा, जैसे कृषि पर हो गया। संघ सूची के विषय जो आपके डिफेंस हो गया, संचार हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो आइए समझते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में अनुसूची नंबर 7 बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 में बेटा, अनुसूची नंबर 8 में भाषा, भाषा के बारे में बताया गया, भाषा के बारे में चर्चा। अनुसूची 8 क्या बताती? भाषा। भाषा याद रखिएगा, जब संविधान हमारा लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था बेटा, संविधान लागू होने पर सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी? अनुसूची 8 में कितनी भाषा थी? 14 भाषा। संख्या मतलब जब संविधान लागू हुआ तो अनुसूची 8 में बेटा जो भाषाओं की संख्या वो 14 भाषा। कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक इसमें कितनी थी? 14 भाषाएं। बाद में बेटा भाषाएं इसमें जुड़ी, जैसे कि 1967 में, 1967 में बेटा, 1967 में सिंधी भाषा जुड़ी। कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी भाषा। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था, 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन बेटा? 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद बेटा 1992 में, 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ा गया। वो लैंग्वेज कौन सी थी बेटा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और बेटा कोंकणी, या शॉर्ट फॉर्म में इसे नमक बोल दीजिए। इसको जोड़ा गया था बेटा, इसको जोड़ा गया था बेटा, ध्यान रखिएगा, 71वां संशोधन करके। कौन संशोधन बेटा? 71वां संशोधन करके इसको जोड़ा गया। और 2003 में, 2003 में बेटा 4 लैंग्वेज। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और बेटा मैथिली। संथाली और मैथिली, ये 4 लैंग्वेज बेटा जोड़ी गई 2003 में। इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था? 92वां संशोधन, 92 अमेंडमेंट हुआ था, 92वां संशोधन। अनुसूची नंबर 8 में संविधान लागू होने पर 14 भाषाएं थी। उसके बाद बेटा 1967 में सिंधी लैंग्वेज, 21वां संशोधन करके जुड़ी। 1992 में 3 लैंग्वेज, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संशोधन करके। और 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 92वां संशोधन करके। कुल जो अभी आपका बेटा संख्या, यानी अनुसूची 8 में जो भाषा की संख्या है अभी वर्तमान में, वो 22 है, क्योंकि 14 पहले थी, बाद में बेटा 8 जुड़ी तो 22 लैंग्वेज हो गई। अगर आप याद करें उत्तर भारत, तो उधर से बेटा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं बेटा? 22 भाषाएं। इतना क्लियर हो बेटा? आगे जो आपका अनुसूची है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा अब आगे बात करते हैं। हमने 8वीं अनुसूची तक देख लिया, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9, ये बेटा बाद में जोड़ी है, ध्यान रखिए। अनुसूची नंबर 9 में है क्या? तो कृषि सुधार, कृषि सुधार है, या इसी ही को बेटा आप भूमि सुधार कह लीजिए। क्या कह लीजिए? भूमि सुधार कह लीजिए। ठीक है बेटा, कृषि सुधार या भूमि सुधार अनुसूची नंबर 9 में है। ये सबसे पहले अनुसूची जोड़ी गई। इसके कब जोड़ी गई? तो ध्यान रखिएगा 1951 में। इसके लिए जो संशोधन था वो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि 9वीं अनुसूची जब जुड़ी, इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा 1951 में। कृषि सुधार या भूमि सुधार याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 में बेटा दल बदल कानून है। इसमें क्या है? दल बदल कानून। अनुसूची नंबर 10 में क्या है बेटा? दल बदल कानून, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको आगे पढ़। दल बदल कानून क्या होता है? यदि विधायक या सांसद चुना गया हो और बेटा वो जो है आपका दूसरी पार्टी बदल ले, दल बदल है ना, तो पार्टी अगर बदल ले, सदस्यता उसकी जो है आपका चली जाएगी। अगर वो विधायक है दूसरी, जैसे समाजवादी पार्टी कोई विधायक हो, बीजेपी ज्वाइन करे, तो अगर वो जो है बेटा पार्टी बदल रहा है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी या सांसद चली जाएगी। तो दल बदल कानून है। इसको बेटा 1985 में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। और संशोधन जो किया गया था वो 52वां संशोधन। कौन सा बेटा? 52वां संशोधन किया गया। किसके लिए? दल बदल कानून के लिए। अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11 में बेटा पंचायत। पंचायत आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है। जब हम भाग 9 पढ़ेंगे संविधान का तो उसमें बताएंगे हम कि क्या क्या है पंचायत, कैसे लागू हुई। तो पंचायत बेटा
अनुसूची नंबर 11 में पंचायत के लिए बेटा 1992 में संशोधन हुआ था। 1992 में संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। कौन संविधान